दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जिसका पूरा नाम है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों इस नॉवेल को लिखा है एक इंग्लिश ऑथर थॉमस हार्डी ने। इस नॉवेल को पब्लिश करवाया गया था जनवरी 1886 लंदन में। तो दोस्तों आइए अब हम इस नॉवेल की समरी को देखते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है सितंबर 1820 से, जब एक दिन माइकल हेंचर्ड नाम का व्यक्ति अपनी वाइफ सूजन और अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ लंदन के एक गांव वेडन प्रायर्स पहुंचता है। दोस्तों ये माइकल हेंचर्ड काम की तलाश में अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था। यहाँ पर ये लोग एक मेले में पहुंचते हैं। मेले में पहुंचने के बाद पूरी हेंचर्ड फैमिली को भूख लगती है, तो ये लोग खाना खाने के लिए एक फर्मिटी टेंट में जाते हैं। दोस्तों इस टेंट में एक औरत, जिसे फर्मिटी विमेन कहा गया है, वो हेंचर्ड को वाइन सर्व करती है, यानी कि शराब पिलाती है। अब ये हेंचर्ड नशे में हो जाता है। अब दोस्तों नशे में होने के बाद ये अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। ये हेंचर्ड लोगों के सामने अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करने लगता है। वो जोर जोर से बोलने लगता है कि वो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर वो आज भी पछताता है। दोस्तों इतना ही नहीं, वो तो यहाँ तक अनाउंस कर देता है कि वो अपनी वाइफ सूजन और अपनी छोटी सी बच्ची एलिजाबेथ जेन को बेचना चाहता है, इसलिए जो कोई भी चाहे उसकी वाइफ और उसकी छोटी सी बच्ची को खरीद सकता है। तभी दोस्तों एक सेलर यानी कि शिप चलाने वाला व्यक्ति, जिसका नाम था रिचर्ड न्यूसन, वो आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ और बेटी को खरीदने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों ये रिचर्ड न्यूसन माइकल हेंचर्ड को 5 गिनीज देता है और उसकी वाइफ सूजन और बेटी एलिजाबेथ जेन को खरीद लेता है। दोस्तों माइकल हेंचर्ड की हरकत पर सूजन को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से गुस्से में वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं इस नए इंसान के साथ अपनी हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश करूंगी। दोस्तों इतना कहते ही सूजन अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को लेकर रिचर्ड न्यूसन के साथ चली जाती है। दोस्तों ये माइकल हेंचर्ड इतना नशे में था कि इसको कुछ भी याद नहीं था कि इसने क्या कर दिया है। नशे की हालत में वो उसी फर्मिटी टेंट में सो जाता है। अगले दिन वो जब सुबह उठता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी ही वाइफ और बेटी को किसी और के हाथों बेच दिया था। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद ये माइकल हेंचर्ड अपनी वाइफ सूजन के ऊपर गुस्सा करता है। वो कहता है कि नशे की हालत में होने की वजह से मैंने ये सारी गलतियां की। लेकिन सूजन तो इन सभी बातों से अवेयर थी, इसलिए उसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए था। दोस्तों ये हेंचर्ड कुछ दिनों तक अपनी वाइफ और बेटी की तलाश करता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो उनकी तलाश करना बंद कर देता है और कसम खाता है कि अगले 20 सालों तक वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। इसके बाद दोस्तों वो साउथ की तरफ ट्रेवल करता है उस जगह से और कैस्टरब्रिज नाम के एक टाउन में परमानेंटली सेटल हो जाता है। अब दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे 18 साल बीत जाते हैं। 18 सालों के बाद ये सूजन दोबारा से उसी जगह पर पहुंचती है, उसी मेले में जहां पर एक बार सूजन और उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन को हेंचर्ड ने बेच दिया था। दोस्तों इस टाइम पर ये एलिजाबेथ जेन बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसको अभी भी नहीं पता था कि उसके असली पिता कौन है। क्योंकि ये रिचर्ड न्यूसन के साथ बड़ी हुई थी, इसलिए उसी को अपना पिता कहती थी। लेकिन दोस्तों अभी 18 सालों के बाद सूजन दोबारा से उस मेले में आई है अपने बेटी के साथ। इसकी वजह यह है क्योंकि उसको पता चला है कि रिचर्ड न्यूसन की किसी समुद्री हादसे में मौत हो गई है। दोस्तों जब सूजन को ये पता चलता है कि रिचर्ड न्यूसन की मौत हो गई है तो उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो कहती है कि उसे माइकल हेंचर्ड को छोड़कर न्यूसन के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि माइकल हेंचर्ड ने जो भी किया था वो नशे की हालत में किया था। दोस्तों ये सूजन इस मेले में उसी फर्मिटी विमेन से मिलती है जिसने 18 सालों पहले माइकल हेंचर्ड को शराब पिलाई थी। सूजन के पूछने पर वो बताती है कि अभी माइकल हेंचर्ड कैस्टरब्रिज में रहता है। अब दोस्तों सूजन एलिजाबेथ जेन को लेकर कैस्टरब्रिज पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद ये सूजन और एलिजाबेथ देखती है कि एक होटल के बाहर बहुत सारे लोग माइकल हेंचर्ड का वेट कर रहे हैं। फिर बातचीत के दौरान पता चलता है कि अभी माइकल हेंचर्ड कैस्टरब्रिज का मेयर बन चुका है। दोस्तों जब ये माइकल हेंचर्ड उस होटल से बाहर निकलता है तो लोगों की भीड़ उससे शिकायत करती है। वो सभी लोग माइकल हेंचर्ड से कहते हैं कि तुमने जो भी अनाज हमको बेचा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दोस्तों ये सूजन अपने हस्बैंड से मिलना चाहती थी, लेकिन लोगों की भीड़ की वजह से वो उससे उस वक्त नहीं मिल पाती। अब सूजन और एलिजाबेथ जेन को रात गुजारने के लिए छत चाहिए थी, इसलिए ये लोग पास के एक होटल में एक कमरा बुक कर लेते हैं। सूजन के पास पैसे नहीं थे होटल का बिल भरने के लिए, इसलिए ये एलिजाबेथ जेन वहां पर वेट्रेस का काम करने लगती है। अब दोस्तों एक दिन उसी होटल में एक स्कॉटलैंड का यंग मैन आता है जिसका नाम था डोनाल्ड फारफ्री। ये फारफ्री माइकल हेंचर्ड को एक सीक्रेट नोट देता है। उसमें लिखता है कि अगर तुम मुझसे मिलते हो तो मैं तुम्हारे बिजनेस में तुमको अच्छा प्रॉफिट दिलवा सकता हूँ। माइकल हेंचर्ड उसी होटल
में आता है फारफ्री से मिलने के लिए। दोनों आपस में मीटिंग करते हैं। सूजन और एलिजाबेथ जेन भी उसी होटल में मौजूद रहती हैं। वो लोग भी माइकल हेंचर्ड और फारफ्री की बातें सुनती हैं चुपके से। फारफ्री माइकल हेंचर्ड को अच्छी एडवाइस देता है कि वो कैसे अपने अनाज के बिजनेस को बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। हेंचर्ड को फारफ्री का आइडिया पसंद आता है। हेंचर्ड उससे कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो मेरे मैनेजर बनकर, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा और तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों फारफ्री हेंचर्ड से एग्री हो जाता है और उसके साथ एज ए मैनेजर काम करने लगता है। फाइनली सूजन भी हेंचर्ड से मुलाकात करती है। एक बार दोबारा से मिलके वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इस सीक्रेट मुलाकात के बाद सूजन और हेंचर्ड डिसाइड करते हैं कि अब वो दोबारा से शादी करेंगे और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और फाइनली वो लोग दोबारा से शादी करके एक साथ रहने लगते हैं। अब दोस्तों एक दिन हेंचर्ड इस फारफ्री से अपनी एक सीक्रेट बात शेयर करता है। वो कहता है कि कुछ टाइम पहले मेरा संबंध एक ल्यूसेटा नाम की लड़की से था। क्योंकि मैंने और ल्यूसेटा ने शादी नहीं की थी इसलिए सोसाइटी के लोग ल्यूसेटा को बदनाम करते थे। जब ल्यूसेटा ने मुझसे शादी के लिए बोला तो मैंने उसको अपनी पास्ट की सच्चाई बताई कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ खो गई है इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दोस्तों फारफ्री हेंचर्ड की बातें सुनता है और कुछ भी नहीं बोलता। एक दिन एलिजाबेथ जेन और ये फारफ्री दोनों अनाज के गोदाम में मिलते हैं। इन दोनों को ही किसी अनजान व्यक्ति ने नोट लिखा था और इन दोनों से मिलने के लिए उसने गोदाम में बुलवाया था, लेकिन वो व्यक्ति आता ही नहीं और इन लोग को पता भी नहीं चल पाता कि आखिर वो कौन था जिसने नोट लिखा था। अब दोस्तों ये फारफ्री और एलिजाबेथ जेन दोनों फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से बात करते हैं। अब इस मुलाकात के बाद से ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हेंचर्ड और फारफ्री की पार्टनरशिप धीरे धीरे बिगड़ने लगती है क्योंकि फारफ्री को हेंचर्ड का रूखा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं पसंद था। हेंचर्ड के बिजनेस में एबल बीटल नाम का एक व्यक्ति काम करता था जो रोज लेट से आता था, जिसकी वजह से यह हेंचर्ड एबल बीटल के साथ अपमानजनक व्यवहार करता था। दूसरी तरफ फारफ्री का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। सभी वर्कर और उस टाउन के लोग उसको बहुत पसंद करते थे। अब एक दिन पब्लिक हॉलीडे पर फारफ्री और हेंचर्ड की बेटी एलिजाबेथ जेन दोनों साथ में डांस करते हैं। क्योंकि हेंचर्ड और फारफ्री दोनों के बीच का संबंध धीरे धीरे बिगड़ रहा था इसलिए हेंचर्ड नहीं चाहता था कि ये फारफ्री उसकी बेटी के करीब आए। अब दोस्तों ये माइकल हेंचर्ड और फारफ्री दोनों अपने बिजनेस को अलग कर लेते हैं और उसी टाउन में ये फारफ्री भी बीट और कॉर्न का बिजनेस स्टार्ट कर देता है। दोस्तों सूजन और हेंचर्ड की शादीशुदा जिंदगी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती और एक दिन सूजन की डेथ हो जाती है। सूजन के मरने के बाद ये हेंचर्ड एक लेटर पाता है जो सूजन ने हेंचर्ड के लिए ही लिखा था। सूजन ने उस लेटर के एनवेलप पर ये लिखा था कि इस लेटर को तब तक नहीं खोलना है जब तक कि एलिजाबेथ जेन की शादी नहीं हो जाती। लेकिन दोस्तों ये हेंचर्ड उस बात को इग्नोर कर देता है और उस लेटर को एलिजाबेथ जेन की शादी से पहले ही खोल देता है। तो उसको पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन उसकी खुद की बेटी नहीं है बल्कि ये रिचर्ड न्यूसन से पैदा हुई सूजन की दूसरी बेटी है और जो माइकल हेंचर्ड और सूजन से पैदा हुई थी उनकी पहली बेटी एलिजाबेथ जेन, उसकी डेथ हो गई थी बचपन में ही। दोस्तों सूजन की डेथ के बाद हेंचर्ड इस बात से खुश था कि कम से कम उसकी बेटी उसके साथ है। लेकिन जब हेंचर्ड को इस सच्चाई का पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन उसकी खुद की बेटी नहीं है तो वो उदास हो जाता है, लेकिन वो ये बात एलिजाबेथ से शेयर नहीं करता। अब दोस्तों इस हेंचर्ड का बिहेवियर बदल जाता है एलिजाबेथ जेन के लिए। वो एलिजाबेथ से रूखा व्यवहार करने लगा और उसके कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसकी इंसल्ट भी करता था। एलिजाबेथ भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके फादर का बिहेवियर अचानक से क्यों बदल गया। वो हेंचर्ड के मूड को बदलने के लिए और उसे खुश रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छा काम करती थी, लेकिन फिर भी हेंचर्ड इन चीजों को नोटिस ही नहीं करता था। अब एक दिन इन चीजों से तंग आकर एलिजाबेथ जेन अपनी माँ की कब्र पर जाती है। अब वहाँ पर इस एलिजाबेथ जेन की मुलाकात एक औरत से होती है। वो एलिजाबेथ की दुख भरी कहानी सुनती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये औरत ल्यूसेटा थी, यानी कि हेंचर्ड की प्रेमिका। ल्यूसेटा को जैसे ही पता चलता है कि सूजन की डेथ हो चुकी है वो दोबारा से कैस्टर ब्रिज आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आकर एक दूसरा ही खेल हो जाता है। ल्यूसेटा तो हेंचर्ड के लिए आई थी कि अब वो फ्रीली उससे शादी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर वो मिलती है फारफ्री से और उससे अटैच्ड हो जाती है। सूजन के मौत के बाद अब ये हेंचर्ड भी अकेला पड़ गया था। उसको जैसे ही पता चलता है कि ल्यूसेटा दोबारा से कैस्टर ब्रिज आ गई है वो जाकर उससे मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि ल्यूसेटा हेंचर्ड से शादी कर ले। लेकिन दोस्तों ये ल्यूसेटा तो अब फारफ्री को पसंद करने लगी थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि फारफ्री का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके पास पैसे हैं, वही हेंचर्ड का बिजनेस लॉस में है। लेकिन ये हेंचर्ड फारफ्री को अपना दुश्मन मानता था, इसलिए वो कभी नहीं चाहता था कि ये ल्यूसेटा फारफ्री से शादी करे। एलिजाबेथ जेन भी चाहती थी कि ल्यूसेटा उसके फादर हेंचर्ड से ही शादी करे क्योंकि ल्यूसेटा का पहला प्रेमी हेंचर्ड था, ना कि फारफ्री। ये हेंचर्ड फारफ्री से बहुत नाराज था
क्योंकि फारफ्री धीरे धीरे उसको हर तरह से नुकसान पहुंचा रहा था। ये हेंचर्ड उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए वो फारफ्री के एक आदमी जॉब को हायर करता है। अब ये हेंचर्ड और जॉब ढेर सारा अनाज खरीद लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं सुन रखा था कि इस बार फसल अच्छी नहीं होगी। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि जब सबकी फसल बर्बाद हो जाएगी तो हम अपने अनाज को हाई रेट में बेचेंगे, जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा ही हो जाता है, फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए हेंचर्ड को अपने सारे अनाज को कम रेट में बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। वहीं ये फारफ्री जल्दबाजी नहीं करता और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है। लास्ट में जब मौसम खराब होता है और फसल बर्बाद होती है, उस टाइम ये फारफ्री अनाज को अच्छे रेट में बेचता है और उसको और भी ज्यादा प्रॉफिट होता है। इन सब चीजों की वजह से ये हेंचर्ड और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने बिजनेस में लॉस के लिए वो जॉब को ब्लेम करता है। अब ये हेंचर्ड गुस्से में ल्यूसेटा के पास जाता है और उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे सारे लेटर्स जो तुमने मुझे पास्ट में लिखे हैं मैं सबको दिखा दूंगा और फिर पूरे टाउन में तुम्हारी बदनामी होगी। अब दोस्तों ल्यूसेटा और हेंचर्ड का मैटर कोर्ट में चला जाता है। वहां पर ट्रायल के लिए उन दोनों को बुलाया जाता है। इस ट्रायल में वो फर्मिटी वीमेन भी आती है जिसने 18 सालों पहले हेंचर्ड को शराब पिलाई थी। वो कोर्ट में ये बात कह देती है कि 18 सालों पहले इस हेंचर्ड ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बेच दिया था, इसलिए ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, यानी कि अगर कोई भी इससे शादी करेगा तो ये किसी को भी बेच सकता है। अब दोस्तों इस हेंचर्ड की रेपुटेशन पूरे कैस्टर ब्रिज में खराब हो जाती है और उसका बिजनेस तो ऑलरेडी ही फ्लॉप हो चुका था। इन सब के बाद एक दिन ल्यूसेटा और एलिजाबेथ दोनों रोड पर जा रही थी, तभी एक बुल उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। हेंचर्ड उन लोगों को बचाता है और फिर ल्यूसेटा को उसके घर पर ले जाता है। हेंचर्ड की इस हेल्प से ल्यूसेटा इंप्रेस होती है और हेंचर्ड को सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मैंने लास्ट वीक सीक्रेटली फारफ्री से शादी कर लिया था किसी और टाउन में, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरे सारे लिखे हुए लेटर्स को सबके सामने रिवील कर दोगे और फिर मैं फारफ्री से शादी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए ये सब होने से पहले ही मैंने फारफ्री से शादी कर लिया है। ल्यूसेटा हेंचर्ड से रिक्वेस्ट भी करती है कि तुम मेरे लेटर्स को कभी भी एक्सपोज मत करना, इससे मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो भी हुआ इन सब बातों का हेंचर्ड को दुख जरूर था, लेकिन वो ल्यूसेटा से कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों एलिजाबेथ जेन को भी ये बात जानकर बुरी लगती है कि ल्यूसेटा ने फारफ्री से सीक्रेटली शादी कर ली है। अब हेंचर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और जब 20 साल बीत जाता है तो वो दोबारा से शराब पीना शुरू कर देता है। हेंचर्ड ने अपने घर का सारा सामान फारफ्री को बेच दिया था। एक दिन वो फारफ्री से मिलने जाता है, क्योंकि उन सारे सामानों के साथ वे सारे लेटर्स भी थे जो ल्यूसेटा ने हेंचर्ड को लिखे थे। हेंचर्ड उन सारे लेटर्स को उठाता है और जोर जोर से पढ़ने लगता है फारफ्री के सामने, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये लेटर किसने लिखा है, क्योंकि उसने ल्यूसेटा को वादा किया था कि वो लेटर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। अब हेंचर्ड उन सभी लेटर्स को जॉब को दे देता है और कहता है कि लेटर्स जाकर तुम ल्यूसेटा को दे दो ताकि ये किसी और के हाथ न लगे। लेकिन दोस्तों वो सभी लेटर्स टाउन के लोगों के हाथ लग जाते हैं। सभी कहते हैं कि ये ल्यूसेटा और हेंचर्ड दोनों ही सोसाइटी के लिए धब्बा हैं, इसलिए उस टाउन के लोग ल्यूसेटा और हेंचर्ड का पुतला बनाते हैं और उन दोनों को बदनाम करने के लिए पूरे टाउन में रैली निकालते हैं। और दोस्तों जब ल्यूसेटा को ये बात पता चलती है तो उसको बहुत शौक लगता है। वो इस बदनामी को सहन नहीं कर पाती और बुरी तरह से बीमार हो जाती है। इस बीमारी की हालत में ल्यूसेटा फारफ्री से कुछ पास्ट की बातें शेयर करती है, लेकिन फिर वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाती और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। अब दोस्तों ये हेंचर्ड एलिजाबेथ के ही साथ रहने लगता है, क्योंकि अब एलिजाबेथ के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं था। भले ही ये एलिजाबेथ उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन उसको अपनी ही बेटी के जैसा उससे लगाव हो जाता है। अब दोस्तों इस स्टोरी में एंट्री होती है रिचर्ड न्यूसन की। ये वही रिचर्ड न्यूसन था जिसको हेंचर्ड ने अपनी वाइफ और बेटी बेच दी थी। दोस्तों सूजन तो ये जानती थी कि रिचर्ड न्यूसन मर चुका है, इसलिए वो हेंचर्ड के पास दोबारा लौटकर आई थी, लेकिन ये रिचर्ड न्यूसन जिंदा बच गया था और अब वो अपनी वाइफ सूजन और बेटी एलिजाबेथ को खोजने आया था। यहाँ पर आकर उसको पता चलता है कि सूजन की डेथ हो गई है, लेकिन एलिजाबेथ अभी भी जिंदा है। अब ये न्यूसन हेंचर्ड के पास आता है अपनी बेटी का पता पूछने, लेकिन ये हेंचर्ड उससे झूठ बोल देता है। वो कहता है कि एलिजाबेथ जेन मर चुकी है। दोस्तों ये हेंचर्ड न्यूसन से झूठ बोल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो एलिजाबेथ जेन से दूर हो जाए। एक टाइम पर इस हेंचर्ड को ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के ऊपर बोझ बन गया है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो एलिजाबेथ जेन के साथ नहीं रहेगा, बल्कि उसको फ्री छोड़ देगा अपनी लाइफ जीने के लिए। उसके दिमाग में आता है कि वो सुसाइड कर लेगा, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करता और अपने बचे बाकी के दिनों को कैस्टर ब्रिज से बाहर जाकर बिताता है। दोस्तों रिचर्ड न्यूसन एक बार दोबारा से कैस्टर ब्रिज में आता है और वो एलिजाबेथ जेन से मिलता है। उसको पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन ने फारफ्री से शादी कर ली है और अभी वो हैप्पी लाइफ जी रही है। रिचर्ड न्यूसन ये जानकर बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी भी अब सेटल हो गई है। एक दिन दोस्तों एबल बीटल आता है एलिजाबेथ और फारफ्री के पास। वो बताता है कि हेंचर्ड की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से माइकल हेंचर्ड की अकेलेपन और कड़वाहट भरी जिंदगी समाप्त हो जाती है।